आज हम यूनिट 2 का सेशन 2 का क्रेडिट चेक्स इन गेटिंग ऑथराइजेशन का पार्ट 2 करेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने क्रेडिट चेक पढ़ा था, क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि क्रेडिट चेक हम क्यों कराते हैं, जो इस हेडिंग के अंदर नीड फॉर क्रेडिट चेकिंग के अंदर आता था। तो हमने ये देखा था, थोड़ा सा एक रिकैप देने के लिए, कि हम क्रेडिट चेकिंग इसलिए कराते हैं कि हम किसी भी कस्टमर की जो क्रेडिट ले रहा हो, जो उधार ले रहा हो, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस का पता कर सकें। क्रेडिट वर्दिनेस होती है कि उसके अंदर कितनी सक्षमता है कि वो उस उधार को चुका पाए। क्रेडिट चेकिंग से ये भी पता चलता है कि उस कस्टमर के ऊपर पुराना कितना उधार बचा है, कितना उसने चुका दिया, उसने पहले ऐसे कितने लोन लिए थे, क्या वो इतना समर्थ है, क्या वो इतना सक्षम है कि एक और लोन ले पाए, या उसने फिर उसने कोई अपनी ज़मीन तो गिरवी नहीं रखी, पुराने कोई और उधार चुका ही रहा हो और एक और उधार के लिए मांग रहा हो। तो ये सारी चीज़ें उसके क्रेडिट स्कोर बताती हैं। क्रेडिट स्कोर एक न्यूमेरिक टर्म होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है। वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये वाला कंटिन्यू करते हैं कि क्रेडिट चेकिंग की और क्या क्या नीड्स होती हैं, क्यों हम क्रेडिट चेकिंग कराते हैं। इससे कस्टमर की पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री, उधारी की हिस्ट्री का पता चलता है। यह भी देखा जाता है कि क्रेडिट चेकिंग के अंदर कि कस्टमर जो है उसकी इनकम कितनी है और कितने लोग उसकी फैमिली में डिपेंडेंट हैं, कितना उसका ऑलरेडी लोन चल रहा है, एक और लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो कैसे अपना बजट संभाल पाएगा। यदि रिटेलर को थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं, इसकी क्रेडिट वर्दिनेस ठीक नहीं है, ये इसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, इसका क्रेडिट स्कोर नहीं हो पा रहा, तो उसको क्रेडिट लेने से मना कर दिया जाता है, उसका जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। बाकी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग। इसके अंदर कुछ खास नहीं, बस यही बता रखा है कि किस तरीके से ये रिपोर्टिंग का मतलब है रिपोर्ट, यानी कि यदि किसी कस्टमर की पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्ट होती है तो वो क्या है। पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में बोल रखा है, अगर नेगेटिव हुआ कि गलत और पॉजिटिव हुआ अच्छी, यानी कि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उसने पास्ट में जितने भी अगर लोन्स लिए थे तो वो चुका चुका है या नियमित रूप से चुका रहा है, और उसकी इनकम इतनी है कि हाँ वो एक और लोन ले सकता है। तो इस तरीके की अगर रिपोर्ट आती है, जैसे आप लोग टेस्ट कराते हैं डॉक्टर के पास, उसके बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, इसी तरीके से क्रेडिट चेक किया जाता है, उसके बाद क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट आती है कि ये देखिए ये वर्ड लिखा है क्रेडिट स्कोर, तो ये वर्ड को ध्यान रखना है। ये क्रेडिट चेक करने के बाद क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है, जिससे कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस का पता चलता है। तो अगर पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग है, इट मींस कि यस ही इज एबल टू डील विद द फाइनेंशियल डीलिंग्स, यानी कि वो अपने पैसे को सक्षम तरीके से सही तरीके से नियमित रूप से चुका पाएगा। अगर उसकी पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग होती है तो उसको लोन दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा प्रोसीजर फॉर क्रेडिट चेकिंग ऑन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था कि नीड फॉर क्रेडिट चेकिंग, हमें क्या जरूरत होती है क्रेडिट चेक कराने की, लेकिन अब हम करेंगे क्या प्रक्रिया होती है क्रेडिट चेक कराने की। जरूरत पढ़ ली हमने, अब प्रक्रिया बताई गई है। अब यहाँ पे क्रेडिट ऑफर करने से पहले, यानी रिटेलर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यदि हम बैंक की बात करें, तो वो अगर किसी कस्टमर को क्रेडिट ऑफर करते हैं तो उससे पहले उनको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, क्या क्या जानकारी लेनी पड़ती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कस्टमर्स को क्रेडिट देने से पहले रिटेलर द्वारा एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया जाता है।
कस्टमर द्वारा एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया जाता है जिसमें वो सभी डिटेल्स अपनी लिखता है कि मुझे लोन क्यों चाहिए, मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, मुझे कितने तक का लोन चाहिए, और हाँ मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, यानी टर्म्स एंड कंडीशन मानने को तैयार हूँ, और उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं। तो ये सिग्नेचर का मतलब है कि आप अब अपनी रजामंदी देते हैं कि जो बैंक है, जो रिटेलर आपको क्रेडिट देने वाले हैं, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी डिटेल जानकारी किसी भी वक्त आपसे मांग सकते हैं, या आपकी प्रेजेंस या एब्सेंस में। प्रेजेंस यानी आपकी मौजूदगी में, एब्सेंस यानी आपके बिना में। वो कैसे? क्योंकि उस फॉर्म में जो आवेदक होता है, जो आवेदन करता है, यानी जो कस्टमर है ऑफर के लिए लोन के लिए जो आवेदन कर रहा है, वो अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालता है। मेरा एड्रेस, अपना एड्रेस, उसकी एम्प्लॉयमेंट, कहाँ वो जॉब कर रहा है, ये सारी नंबर, प्लस उसके क्या कहते हैं, उसकी और भी सारी डिटेल, यदि उसने कोई प्रीवियस लोन लिया है या नहीं लिया है, या कहाँ से चल रहा है, या जो भी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है क्रेडिट चेक कराने के लिए? तो सबसे पहला इन्होंने बोल रखा है रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रेडिट चेक करने से पहले रिटेलर को पहले एक कस्टमर्स को बताना होता है कि आप पर एक क्रेडिट चेक किया जाएगा, जिसके लिए हमें आपकी कई जानकारियों की जरूरत है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं वो इसके लायक है या नहीं। ठीक है, तो रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब हुआ आपको जानकारी या इंफॉर्मेशन देनी है कस्टमर्स को, जो आवेदक हैं, लोन के आवेदक हैं, कि अब हम आपने हमारे पास लोन के लिए आवेदन किया है, और हम अब आपका सारा जानकारी आपसे ले रहे हैं और आपसे पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीज उनको बताई जाती है। नेक्स्ट, जब वो फॉर्म भरता है तो ही हैज टू साइन द फॉर्म, जिसमें लिखा रहता है कि आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हैं। तो इस सिग्नेचर का ही मतलब ये होता है कि आपने सारा फॉर्म पढ़ लिया है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन से आप रजामंदी हैं, आपकी रजामंदी है कि हाँ जो भी आप कहेंगे वो किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और आपने नीचे सिग्नेचर कर दिए। तो ये दूसरी ये आपकी प्रक्रिया का दूसरा स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एड्रेस। अब उससे उसका एड्रेस भी लिया जाता है। क्यों? ताकि आप उसके घर जाके चेक कर सकें जो एड्रेस इसने दिया है आवेदक, हम इसको लोन तो दे रहे हैं, क्या ये इस घर में रहता भी है, क्या इसने अपने घर का एड्रेस ठीक दिया है। अगर वो रेंटिंग में है, रेंट पे रहता है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा उसको लोन के लिए अप्लाई करना। उनको अपना परमानेंट एड्रेस देना पड़ता है कि हाँ जहां से हम उसको पकड़ सके, क्योंकि रेंट वाला जो पर्सन है वो आए दिन तो कमरे चेंज कर देते हैं, तो हम कल को अगर उसने कुछ गड़बड़ करी तो हम उसे कहाँ से पकड़ेंगे, इसलिए उसकी एड्रेस भी लिया जाता है। नेक्स्ट, उसकी एम्प्लॉयमेंट एज इन वो कहाँ काम करता है, क्योंकि अगर यदि घर से ना पकड़ पाए तो अब हमें अगर कोई फ्रॉड होने की आशंका होती है तो हम उनके काम करने वाली जगह पे आसानी से जाकर पूछ सकते हैं। फ्रॉड की बात अगर हम ना करें तो एम्प्लॉयमेंट की जानकारी इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हम वहां से उनकी काम करने का उसके बारे में पता कर सके कि पर्सन कैसा है, इसका मतलब क्रेडिट लायबिलिटी क्या है, ये कितना कमाता है, ये सारी चीजें, और क्या इसने लोगों से यहाँ कहीं उधार तो नहीं लिया, ये सारी चीजें चेक करी जाती है वास्तव में। कई बार तो पता चलता भी है, कई बार नहीं भी पता चलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, इसके अंदर यही पॉइंट्स हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि क्रेडिट चेक करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ये प्रोस्पेक्टिव वर्ड जो है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब है जो भी आवेदक होते हैं, मतलब जो आपसे लोन लेने के लिए लाइन में लगे हैं, यानी कि जो आपसे लोन लेना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार आपके जो कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए इसको। जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनमें क्रेडिट चेक करने की क्या प्रक्रिया होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर क्रेडिट चेक ऑन कस्टमर्स, क्या प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया जब भी बोली जाएगी, याद रखना प्रक्रिया में
सबसे पहला प्रक्रिया है कि दोनों को मतलब जो आपकी क्रेडिट चेक की जानकारी है वो कस्टमर को देना, उनसे सिग्नेचर लेना फॉर्म पे, उनका एड्रेस के बारे में जानकारी लेना और उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी लेना। ये भी देखना बहुत जरूरी होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो कितने समय से उस जगह पे काम कर रहा है। अगर एक ही महीने पे काम कर रहा है तो ना ऑफिस वाले उनकी लाइबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं उस वर्कर की कि नहीं मैं अभी नहीं जानते, हम इसको एक ही महीना हुआ से काम करता हुआ, तो उस केस में एड्रेस को देखा जाएगा ज्यादा मेन। ठीक है। हाँ, अगर 4-5 साल से काम कर रहा है तो वहां से फिर मांगते हैं लेटर कि आप लिख के दो कि ये 4-5 साल से काम कर रहा है और इसका जो क्या कहते हैं इसकी जो क्रेडिट लाइबिलिटी है वो ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीगल एंड कंपनी प्रोसीजर फॉर गेटिंग ऑथराइजेशन, जिसका मतलब है ये कह रहा है लीगली कानूनन तौर पे क्या प्रक्रिया होती है क्रेडिट चेक के लिए। तो इसके अंदर बस एक छोटी सी चीज बोल रखी है कि किसी भी पर्सन की क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है वो बहुत प्राइवेट होती है। मतलब आप किसी जगह पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो भी डिटेल्स दी हैं, कितना लोन लिया है, किस लिए लिया है, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये इतनी प्राइवेट होती है कि किसी भी जो भी जहाँ पे भी आप आवेदन कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे आर नॉट अलाउड टू शेयर इट विथ एनी अदर बैंक्स सर्विसेज और एनी अदर पर्सन। अगर निकाली भी जाए कि मुझे इस पर्सन का दिखाओ आपकी क्या, तो वो नहीं बताएंगे। तो ये लीगली बिल्कुल सख्त मना है कि जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो सिर्फ आप ही से शेयर की जाए और किसी से नहीं। क्रेडिट हिस्ट्री मैंने बताया था कि कितना लोन तुमने पिछला लिया है, कितनी जमीन गिरवी है, कितने लोन तुम पे चल रहे हैं, कैसे चुका रहे हो, ये सब चीजें तो ऐसे ओपनली ये चीजें नहीं शेयर करी जाती किसी से भी। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ टू गेट द क्रेडिट रिपोर्ट। अभी तक हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रिपोर्ट की कि कैसे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस आएगी, कैसे सब कुछ पता चलेगा कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट कब आती है, जब आप टेस्ट करा लेते हैं मेडिकल के सारे। ठीक है, उसके बाद जो रिपोर्ट बनकर आती है जिसकी बेसिस से पता चलता है आपको क्या प्रॉब्लम है ना, आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये दवाई सूट करेगी नहीं करेगी, आपको ये प्रॉब्लम्स थी। तो इसी तरीके से क्रेडिट रिपोर्ट भी आती है, यानी उधारी की रिपोर्ट कि आपने कौन कौन सी पुराने में क्रेडिट लिया है, कैसे चुका रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या बनेगी। तो ये सारा मिला के जो निचोड़ है वो क्रेडिट रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है। अब ये बनती कैसे है, कैसे किसी पर्सन की क्रेडिट रिपोर्ट निकाली जाए, तो इसमें ये बोल रहा है कस्टमर खुद ही अपनी जरूरी जानकारी को अपने रिटेलर्स को या जहां से वो आवेदन कर रहा है लोन के लिए खुद ही सारी जानकारी दे देता है कि हाँ मैंने इस बैंक से इतने तारीख को इतने का लोन दिया था, मैं नियमित रूप से चुका रहा हूँ, ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट है, फोटोकॉपी लगा देगा वो। और अभी तक अब मेरा ये खत्म होने वाला है, अब मैं दूसरा अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए दूसरा लोन ले रहा हूँ, मेरी कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी कोई गिरवी नहीं है, मेरी इनकम इतनी है। ये सारे ऑन पेपर्स होते हैं, ये तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ये सारा पेपर्स के थ्रू दिखाया जाता है, मेरी इनकम इतनी है, ठीक है, मेरे घर में इतने मेंबर्स हैं, मेरे पे इतने डिपेंडेंट हैं। तो ये सारी चीजें जब वो बताता है तो जो फाइनेंशियर होता है, जो लोन देने वाला है, वो सारी चीजों को नोट डाउन करता है। देखो यहाँ लिखा है ना, डायरेक्टली आस्क द कस्टमर फॉर देयर क्रेडिट वर्दीनेस, खुद ही बताता है, कस्टमर से खुद ही पूछता है आप ये बताइए, और वो सारी चीजों को लिखता है और एक क्रेडिट रिपोर्ट को तैयार करता है और आगे उस कस्टमर को जो आवेदक होता है उसको दे देता है कि लीजिए ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है और इसके हिसाब से आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू फॉलो बिफोर ग्रांटिंग का क्रेडिट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले जो हमने ऊपर पढ़ा था प्रक्रिया क्या है क्रेडिट चेक करने की, वो क्रेडिट चेक करने की प्रक्रिया थी। अभी आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रक्रिया क्या पूरी करनी होती है, अपने एम्प्लॉयमेंट का एड्रेस लेना होता है, आपने उसका एड्रेस लेना होता है, सिग्नेचर लेने होते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। लेकिन ये है अब क्रेडिट चेक हो चुका है, ठीक है,
अब आप क्रेडिट देने उसे जा रहे हैं, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो अब आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ये वो स्टेप्स के बारे में समझ में आया। मतलब क्रेडिट चेक हो चुका, उसकी प्रक्रिया हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको प्रक्रिया के अंदर करनी है। अब आपने क्रेडिट रिपोर्ट आ गई है, अब हम उसको क्रेडिट देने जा रहे हैं। लेकिन क्रेडिट देने से पहले, या ग्रांटिंग वर्ड लिखा है, ग्रांटिंग का मतलब होता है देना, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे क्रेडिट अब देने जा रहे हैं, तो हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स, ये जो निम्नलिखित स्टेप्स है, हमें इसको ध्यान में रखना होता है, इनके बिना आप क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। तो देखिए ये क्या है। जब आप क्रेडिट देते हैं, पहला स्टेप कहता है कि अपनी हमेशा एक क्रेडिट की पॉलिसी बनाइए। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल बोले तो कानूनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। पॉलिसी ये कहती है, बताती है कि किसको कैसे आवेदन करना चाहिए, आवेदन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे आप नियमित रूप से पे करेंगे, और अगर नहीं पे कर पाए तो हमारी पॉलिसी तो कहती है कि हम आपको इतने उसकी सजा या इतना कंपनसेशन, अगर आप नहीं पे कर पाए या लेट पे कर पाए तो हमारी इतनी फाइन है। तो ये सारी चीजें पॉलिसी के अंदर आती हैं, ठीक है। पॉलिसी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि पॉलिसी क्या होती है। तो पॉलिसी होती है बेसिकली सम ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है, जो हर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जो भी बैंक्स होते हैं, जो भी रिटेलर्स होते हैं, उनकी ऑलरेडी क्रेडिट पॉलिसी बनी होती है। लेकिन अभी हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाइए। और वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए समान, ये नहीं कि हर किसी के लिए बदलती जा रही है, तो यानी कि आपकी पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी तभी बनती है जब वो हर एक व्यक्ति के लिए समान होती है, वो किसी के लिए बदली नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, कस्टमर मस्ट कंप्लीट द क्रेडिट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्रेडिट आप देने जा रहे हैं उससे पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि कस्टमर ने क्रेडिट के लिए सही तरीके से अप्लाई किया है या नहीं। सही तरीके से मतलब उसने अपना आवेदन का प्रोसीजर, आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी कर ली है। आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आधार कार्ड के लिए आपने जैसे जब अप्लाई किया होगा तो उसकी भी कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है। उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। क्या होती है? आपका ये एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस नहीं है तो नहीं बनेगा, अगर एड्रेस प्रूफ मिल गया तो आधार कार्ड बन जाएगा। 5 साल से ऊपर के बच्चे का आधार कार्ड दोबारा बनाना पड़ता है, और जन्म होते ही उनका आधार कार्ड बन जाता है। तो ये तो पॉलिसी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला है कि अब आप अप्लाई करते हैं आधार कार्ड के लिए, कुछ नियमित तरीके होते हैं आवेदन करने के लिए, कि आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, आपका वहां पे मौजूद होना जरूरी है, आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, ठीक है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं आपके सिग्नेचर के साथ। तो ये सारे क्या है, क्रेडिट एप्लीकेशन का मतलब आपने क्रेडिट के लिए अप्लाई किया, आपके आवेदन करने का तरीका है ये। तो आपने क्या पूरी आवेदन कर दिया क्रेडिट के लिए? तो ये इंश्योर करना रिटेलर या बैंकिंग सर्विसेज का काम है कि आप इंश्योर करें कि क्रेडिट के लिए सही ढंग से पूर्ण रूप से अप्लाई कर दिया गया है या नहीं, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, कस्टमर की रेफरेंसेस के बारे में पूछा जाएगा। रेफरेंसेस यानी कि जब भी आप लोन लेते हैं ना, तो आपके नियर बाय लोगों के बारे में भी, नेबर्स के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। और आपके रेफरेंसेस जैसे कि आपकी कोई आपकी सिक्योरिटी कौन दे रहा है। सपोज आपने कहा कि मेरा भाई है, वो भी बिजनेसमैन है, उसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ आपको, तो उनका एड्रेस भी लिया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंसेस, जिसको आप रेफर कर रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन जो आपकी गारंटी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर है क्रेडिट देने से पहले कि क्रेडिट चेक करें। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि क्या प्रोसीजर है, तो ये वही वाला प्रोसीजर है कि क्रेडिट चेक करना है, उस पर्सन का क्रेडिट चेक करना है कि कितना लोन है, कितने क्या उसकी हिस्ट्री है, वो सभी चीज। नेक्स्ट करेंगे हम, कस्टमर से उसकी पर्सनल गारंटी लेनी होती है। पर्सनल गारंटी होती है एक सिक्योरिटी के तौर पे, जो सपोज उसने 15 लाख का लोन लिया, उसके अगेंस्ट उसने कहा कि आप मेरे जमीन के कागजात रख लो, या मेरे घर के पेपर, मैंने घर के लिए लोन लिया तो आप मेरे घर के ओरिजिनल पेपर्स रख लीजिए। अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो मैं घर बेच भी नहीं पाऊंगा, तो अल्टीमेटली बैंक इस घर को बेच के
अपना लोन कंप्लीट कर लेगी, बाकी पैसे आपको दे देगी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड पर्सनल गारंटी। वो क्या सिक्योरिटी रखवा रहा है कस्टमर। आपको क्रेडिट चेक से पहले ये पूछना जरूरी होता है, आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि वो कोई पर्सनल गारंटी कस्टमर जरूर दे। ठीक है। अच्छा, क्या सिक्योरिटी इंटरेस्ट ब्याज पेनल्टी वो चार्ज करते हैं अगर वो अपना लोन नहीं पे कर पाए। ठीक है। अगर कुछ ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हम क्या इंटरेस्ट रखेंगे, कितना ब्याज आपको डबल देना पड़ेगा या कैसे देना पड़ेगा, ये भी उनको बताना जरूरी होता है। ठीक है। और आपको सेट करनी होती है क्रेडिट लिमिट, यानी कि आपको ये देखना है, आपने क्रेडिट चेक कर लिया पर्सन का, आपको क्रेडिट स्कोर पता चल गया, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट आ गई, आपको उसके क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में पता चल चुका है कि ये पर्सन कितना कमाता है, कितना अपने बजट से निकाल पाएगा। तो आपको लिमिट सेट करनी होती है। सपोज उसने 15 लाख का लोन मांगा है, आपको पता है इसकी इतनी क्षमता नहीं है कि 15 लाख पे कर पाए, तो हम सिर्फ आपको 5 लाख रुपए का ही लोन दे रहे हैं। तो ये होती है क्रेडिट लिमिट, तो ये आपको सेट करनी पड़ती है खुद ही। ठीक है। तो आपका भाई 5 लाख का लोन, आपने 15 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के बाद हम आपको सिर्फ 5 लाख का ही लोन दे पाएंगे। ये आपने सेट करना पड़ता है। आपने कौन? बैंकिंग सर्विसेज या जो उधार दे रहा है। तो ये जो लिमिट्स होती हैं ये आपको सेट करनी पड़ती है। और पेमेंट टर्म्स यानी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या शर्तें हैं आपके, आप किस तरीके से इसको पे करेंगे, ये भी सेट करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं इसको दोबारा कि क्या क्रेडिट देने से पहले कस्टमर को क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। सबसे पहला पॉलिसी बनाइए, कस्टमर का आवेदन होना बहुत ही जरूरी है, कस्टमर का रेफरेंस जरूर लीजिए, उस पर क्रेडिट चेक जरूर कराइए। यहाँ कस्टमर वो है जो लोन के लिए आवेदन कर रहा है, कस्टमर की पर्सनल गारंटी का होना जरूरी है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट आप कितना देंगे अगर वो ना पे कर पाए, और उसकी कितनी क्रेडिट लिमिट आप सेट करेंगे, और उसके क्या पेमेंट टर्म्स होंगे, किस तरीके से वो पे करेगा, ये निश्चित किया जाएगा। तो ये थे हमारे स्टेप्स टू फॉलो बिफोर ग्रांटिंग का क्रेडिट। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सेशन आज इसमें खत्म होता है।